हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस। इस समय ट्रायल बैलेंस के संबंध में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाई जा रही है। पार्ट 1 से ला करके पार्ट 5 तक मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया है कि मैं आपको ट्रायल बैलेंस की सभी बारीकियां समझा सकूं। यह ट्रायल बैलेंस का अंतिम पार्ट है, पार्ट 6। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ट्रायल बैलेंस पार्ट 6। एक प्रश्न मैंने आपको यहां पर दिया है, देखिए जरा। एक अनुभवहीन लेखापाल द्वारा अग्रलिखित तलपट तैयार किया गया है। यह मैंने बात आपको बताई थी कि हम इस एपिसोड में क्या समझने वाले हैं। एक अनुभवहीन लेखापाल जिसको कि ट्रायल बैलेंस की जानकारी नहीं है, उसने एक बनाया ट्रायल बैलेंस, और देखिए इसे नियमानुसार पुनः तैयार कीजिए। अब देखिए यह जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अगर आप ट्रायल बैलेंस की बारीकियों को जानते हैं तो निश्चित रूप से आपको गलतियां समझ में आएगी। तो हम गलतियों की तरफ न जाकर के हम सही कार्य करने की तरफ जाते हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शीर्षक से, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग। देखिए सबसे पहली गलती यहां पर है फॉर द ईयर एंडिंग। यहां तक देखिए यह ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? एज ऑन। क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक निश्चित तिथि को ही खातों की स्थिति दर्शाते हैं। उससे पहले और उसके बाद में खातों के शेष में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय रुकता नहीं है बल्कि ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती हमने ये निकाली, और सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। डेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं। अब देखिए इसका फॉर्मेट, यहां पर फॉर्मेट इस प्रकार बनाया गया है जैसे कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। यह इसका प्रारूप नहीं है। सही प्रारूप आपके सामने है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, LF, फिर जो अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट। तो आपको सही जानकारी होगी तो आप सही कार्य कर पाएंगे। अब लेते हैं हम क्या, जितने भी अकाउंट है उन सभी के बैलेंस देखते हैं कि क्या उसने डेबिट साइड में जो लिखे हैं वो सही है, क्रेडिट साइड में जो अकाउंट लिखे हैं क्या वो सही है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा और क्रेडिट में कौन सा आएगा। इसके लिए आपकी पहचान होनी चाहिए कि किस खाते का बैलेंस कौन सा होता है। चलिए सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में है, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक शेष कौन सा होता है? डेबिट। फिर है कैपिटल, कैपिटल में बैलेंस कौन सा होता है? इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो यह जो लिखा है वो गलत है। फिलहाल हम राइट और क्रॉस लगा देते हैं। देखिए डेटर्स, डेबिट साइड बिल्कुल सही है, डेबिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस कौन सा होता है? CR। तो यह क्रेडिट साइड माना चाहिए। बिल्स पेबल, इसका बैलेंस भी कौन सा है? क्रेडिट। ऐसे बिल, विनिमय बिल जिनका पेमेंट व्यवसाय द्वारा अन्य पक्ष को किया जाना है, ये लायबिलिटीज है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये इनकम है तो इनकम तो आपके CR में आनी चाहिए। समस्त खर्चे और हानियां डेबिट में, इनकम और लाभ क्रेडिट में। फिर देखिए परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस भी CR होता है। कैश इन हैंड डेबिट में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, डेबिट में, ठीक है। बैड डेब्ट्स हानि है, डेबिट में, ठीक है। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये संपत्ति है तो यह भी डेबिट में आएगी, ना कि क्रेडिट में। ये क्रेडिट साइड कर रखा उन्होंने। परचेज, अब देखिए परचेज जो है डेबिट में है तो ये भी गलत हो गया। सेल्स, ये CR बैलेंस होता है सेल्स का, तो यह बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक को तलपट में ट्रायल बैलेंस में नहीं दर्शाते हैं। तो फिर कहाँ दर्शाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को तलपट के नीचे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹2500। क्लियर? कैरीज इनवर्ड, ये खर्चा है, डेबिट में आना चाहिए, हटाओ इसको। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में, ठीक है। रिपेयर रिन्यूअल्स खर्चा है, डेबिट साइड में आना चाहिए, क्रेडिट में लिखा है इन्होंने। स्टेशनरी, ये भी डेबिट में आना चाहिए। फर्नीचर संपत्ति है, डेबिट में आना चाहिए।
गुडविल भी संपत्ति है, डेबिट माना चाहिए। तो इस प्रकार से मोटी मोटी बातें हमने देखी। अब देखिए उस लेखापाल ने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बना दिया और दोनों पक्षों का जोड़ जो है मिला लिया। देखिए टोटल दोनों ही बराबर आ रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो उसको लगा कि ट्रायल बैलेंस सही है, लेकिन हमें नियमानुसार बनाना है। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके जो प्रश्न आपको दिया है, मैंने यहाँ पर कुछ निशान लगा दिए हैं, इसको लेते हुए आप अपनी नोटबुक के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाइए और देखिए कि क्या उसका बैलेंस बराबर आता है या नहीं आता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न को अपनी नोटबुक में उतारिए और उतारने के पश्चात इसे हल कीजिए, ट्रायल बैलेंस बनाइए और सही सही खातों के सभी शेष सही जगह लिखिए और देखिए आपका बैलेंस आता है या नहीं आता है। और नहीं आता है बैलेंस काफ़ी प्रयास के बाद भी, तो आपको क्या करना है यह आपको पता है। चलिए अब आपने जो प्रश्न हल किया है उसका मिलान करते हैं। देखिए सारी मदें मैंने यहाँ लिख दी है और सारी मदों के डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक को तलपट में नहीं लिखना है, उसको तलपट के नीचे इस प्रकार से लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक ₹2500। क्लियर। देखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट शेष होता है, आपने डेबिट में लिख दिया होगा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेटर्स का डेबिट, क्रेडिटर्स का सीआर बैलेंस है। इसी प्रकार से बिल्स पेबल, ध्यान रखिए बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है और बिल्स पेबल का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसी प्रकार से देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी आप महत्वपूर्ण जानकारी है कि नाम मात्र खातों में समस्त खर्चे और हानियां, इनका बैलेंस डेबिट होता है, जबकि समस्त आय और लाभ का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। अगर सूचना का अभाव है तो आप इसे खर्चा मानेंगे। क्लियर। परचेज रिटर्न, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। हम जानते हैं कि परचेज का बैलेंस डेबिट है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट है, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट है। फिर है कैश इन हैंड, डीआर बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, बैड डेब्ट्स हानि है, लैंड एंड बिल्डिंग संपत्ति है, परचेज का बैलेंस डेबिट, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट। इसी प्रकार से कैरीज इनवर्ड, ये है 125 रुपये। देखिए कैरीज इनवर्ड का तात्पर्य यह है जब हमने माल परचेज किया तो उस समय जो गाड़ी भाड़ा लगा वह कहलाता है कैरीज इनवर्ड। एक होता है कैरीज आउटवर्ड, जब हमने माल बेचा तब गाड़ी भाड़ा जो लगा उसके लिए उसे कहते हैं कैरीज आउटवर्ड। लेकिन कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड दोनों ही खर्चे हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दोनों मध्य अगर परीक्षा में आ गई और आप जो है कैरीज इनवर्ड को डेबिट कर रहे हैं, कैरीज आउटवर्ड को क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें, दोनों ही खर्चे हैं, दोनों डेबिट में आएंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड, देखिए एकदम स्पष्ट है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, हानि है, डेबिट में लिखिए। नेक्स्ट है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, खर्चा है, स्टेशनरी भी खर्चा है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, गुडविल भी संपत्ति है। अब देखिए जो मदें आपको दी थी वो हमने एज इट इज लिख दी है। इसके बाद में दोनों डेबिट का और क्रेडिट का आप लगाइए टोटल। टोटल लगाने से ये टोटल ज्ञात हुआ। देखिए टोटल ऑफ डीआर साइड 37,550, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो है 39,900। इसका मतलब क्रेडिट का योग अधिक है, डेबिट का कम है। हमने सारे प्रयास कर लिए, सारी मदों को चेक कर लिया, फिर भी दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा में आप क्या करेंगे, डिफरेंस का जो अमाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट खोल करके जहां पर कम है वहां पर लिखना है। तो देखिए कम कहां पर है, कम कहां पर है, डेबिट साइड में। तो देखिए यहां लिखा है सस्पेंस अकाउंट और डिफरेंस का जो अमाउंट है 2350, इसको लिख दीजिए डेबिट साइड में 2350। अमाउंट को सही से आप लोग लिख देवें और दोनों डेबिट का और क्रेडिट का टोटल लगा दीजिए, ये दोनों टोटल समान आ गए। तो इस प्रश्न में आपने बहुत सारी बातें भी सीखी, साथ ही सस्पेंस अकाउंट कब लिखते हैं यह भी आपने सीखा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम समझते हैं। आइए, तो ये है
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। समझिए इनको। सबसे पहले तलपट किसे कहते हैं, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग आपको समझाना है। नेक्स्ट है तलपट निम्न में से क्या है, यह मैंने बात आपको समझाई थी कि तलपट एक सूची है, एक लिस्ट है, न कि अकाउंट है, न जर्नल का प्रारूप है, न सब्सिडी बुक्स है, केवल एक लिस्ट है, सूची है। तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य बताइए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि खाते गणित रूप से शुद्ध है या नहीं है, क्योंकि जब तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाता है तो यह माना जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर प्रत्येक ट्रांजैक्शन की दोनों पक्षों में एंट्री हो गई है, साथ ही राशि भी सही सही लिख दी गई है। नेक्स्ट है रमेश से प्राप्त डूबत ऋण 2000 रुपये की राशि उसके खाते में जमा क्रेडिट कर दी गई, तलपट पर प्रभाव बताइए। समझिए इसको कि जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है तो हमारी प्रविष्टि बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इन्होंने क्या किया, टू रमेश कर दिया। अब देखिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट करो या रमेश क्रेडिट करो, उससे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रेडिट साइड में राशि पहुंचनी थी, वो क्रेडिट साइड के अंदर पहुंच गई है, ये अलग बात है कि अशुद्धि रह गई। नेक्स्ट देखिए नाम मात्र खाते का शेष कौन सा होता है, यह अपन समझा चुके हैं। समस्त खर्चे और हानियां डेबिट, समस्त आय और प्रॉफिट क्रेडिट। अंतिम स्टॉक को तलपट में कहाँ दर्शाते हैं, वह क्यों, बात बहुत सिंपल सी है। अंतिम स्टॉक को तलपट के अंदर नहीं दर्शाते हैं, तलपट के बाहर दर्शाते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो अकाउंट है वह वर्ष के अंत में जब अंतिम खाते बनते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा अकाउंट खुलता है। इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कोई एक मत बताइए जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दर्शाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है जब तलपट के दोनों पक्षों का योग समान नहीं आता है तो अंतर की राशि किस खाते में लिखी जाती है, बताइए आप लोग। सस्पेंस अकाउंट में या उचंती खाते में। उचंती खाता किसे कहते हैं, इसी बात को आपको समझाना है कि जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का योग समान नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, अंतर की राशि जिस खाते में लिखते हैं उसे सस्पेंस अकाउंट या उचंती खाता कहते हैं। उचंती खाते के अन्य नाम बताने हैं आपको, भूल चूक खाता और उद्धृत खाता। नेक्स्ट देखिए तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं, नाम बताइए। तलपट बनाने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, योग विधि टोटल मेथड, शेष विधि बैलेंस मेथड, और तीसरी है योग एवं शेष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियों के नाम बताइए। तो तलपट को प्रभावित नहीं करने से तात्पर्य ऐसी अशुद्धियां जो हो जाती है फिर भी तलपट के दोनों पक्षों का योग समान आता है। आपको पता है, मैंने आपको समझाया है, 4 प्रकार की अशुद्धियां होती है। कौन कौन सी, भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूरक अशुद्धि। नेक्स्ट है फर्नीचर खरीदा, ₹2000 व क्रय खाते को डेबिट कर दिया, इस अशुद्धि का नाम बताइए। देखिए फर्नीचर परचेज करना पूंजीगत व्यय है, परचेज अकाउंट डेबिट करना आयगत हो गया, तो सैद्धांतिक अशुद्धि हो गई। पूंजीगत को आयगत मान लिया गया, तो अशुद्धि कौन सी है, सैद्धांतिक अशुद्धि। तलपट के जमा पक्ष का योग नाम पक्ष के योग से ₹4000 अधिक है, उचंती खाता बनाइए। तो सस्पेंस अकाउंट आप बना सकते हैं और अंतर की राशि कहाँ लिखनी है ये आप जानते हैं, लिखिए वहाँ पर डिफरेंस इन बुक्स और खाते को बंद कीजिए। नेक्स्ट है तलपट के नाम पक्ष का योग ₹15,500 और जमा पक्ष का योग कितना है, 14,000 है। अंतर की राशि तलपट में किस प्रकार से लिखेंगे, जिस पक्ष में कम है वह राशि लिखिए और नेम ऑफ लेजर अकाउंट में लिखिए सस्पेंस अकाउंट। एक ऐसी अशुद्धि का उदाहरण देवें जिससे तलपट का योग असमान रहे, तो आपको ऐसी अशुद्धि बतानी है जिससे तलपट नहीं मिले, तो अशुद्धि बनाइए आप लोग।
और लिखिए उत्तर में। क्या तलपट का मिलान इस बात का अकाट्य प्रमाण है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कि खाते गणित रूप से शुद्ध हैं? आंसर आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 अशुद्धियां ऐसी होती है जो हो जाने पर भी तलपट का योग मिल जाता है। नेक्स्ट है क्षतिपूरक अशुद्धि का एक उदाहरण दीजिए, बनाइए उदाहरण और दीजिए आप लोग। तलपट किसकी सहायता से बनाया जाता है? बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, तलपट खाता बही और रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। अगर 3 कॉलम कैश बुक है तो वहां से कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस लेना नहीं भूलें। तलपट बनाने की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? श्रेष्ठ विधि है बैलेंसिंग मेथड, क्योंकि खातों के शेष जो है वो अंतिम खाते बनाने में भी काम आता है और खातों के संबंध में हमें सूचनाएं भी मिल जाती है। तो यह था तलपट पार्ट 6 और इस प्रकार से मैंने ट्रायल बैलेंस पार्ट 1 से लगा करके पार्ट 6 एक सीरीज के माध्यम से आपको बारीक से बारीक बातें बताने का प्रयास किया है। अगला जो सीरीज है वह आपके सामने शीघ्र मैं प्रस्तुत करूंगा। आपके अगर कोई सुझाव है तो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, ताकि मैं अपने टीचिंग में उसको सुधार सकूं और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी सरल तरीके से पहुंचा सकूं। तो इंतजार कीजिए नई सीरीज का। तब तक के लिए नमस्कार।